आज जैसे ही सुबह होती है यानी 17 अक्टूबर 1917 को सुबह सुबह ही फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक जेल होती है जिसका नाम होता है सेंट लार्जर जेल। जैसे अपने भारत में तिहाड़ जेल है, ठीक उसी तरीके से पेरिस में ये जेल है, यानी पेरिस की सबसे बड़ी जेल। तुरंत उसमें से एक महिला है जिसको उठाया जाता है कि उठो, तैयार हो जाओ और आज तुम्हें एक जगह पर चलना है। वो महिला सब कुछ समझ चुकी होती है, थोड़ा सा उन लोगों से समय मांगती है और वो तैयार होती है। ब्लैक कलर के ड्रेसेस में वो तैयार होती है और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है अपने लॉकअप से, तो दो सैनिक और एक नन लेकर उसे एक गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद गाड़ी जेल से निकल करके पेरिस के बेहद ही सुनसान इलाके की तरफ चल देती है। जैसे ही वो गाड़ी सुनसान इलाके की तरफ पहुंचती है तो एक जगह पर जाकर रुक जाती है। जैसे रुकती है तो उसमें से उस महिला को नीचे उतारा जाता है और जैसे नीचे महिला उतरती है तो सामने देखती है कि तमाम डॉक्टर्स खड़े हैं, सेना के बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं और 12 सैनिक एक कतार में हाथों में बंदूकें लिए खड़े हुए हैं और सामने एक पोल नजर आता है और उसी पोल के पास उस महिला को भेज दिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्या तुम्हें इस पोल से बांध दिया जाए फिर गोली मारी जाए या फिर तुम अपने हिसाब से मौत चॉइस करना चाहती हो। ये सुनकर उस महिला को बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये उसकी सजा होती है, इसलिए उसे इस सजा को भोगना ही पड़ता है। अब उस महिला ने कहा कि मैं अपनी मौत को सामने से देखना चाहती हूँ। बेहद खूबसूरत और हसीन महिला जिसकी उम्र मात्र 41 वर्ष होती है, वो सामने से अपनी मौत को देखने के लिए जो चॉइस करती है, बड़े बड़े लोग उसके इस चॉइस को लेकर के भी काफी हैरान हो जाते हैं कि वो अपनी मौत को खुली आंखों से देखना चाहती है। और उसने ये इच्छा जाहिर की कि मेरे एक हाथ को खंबे से बांध दिया जाए, एक हाथ को खुला रखा जाए और मेरी आंखों पर कोई भी काली पट्टी न लगाई जाए। बदले में उसके ऊपर एक काले कलर का कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन वो अपनी मौत को सामने से देखना चाहती थी, हर नज़ारे को सामने से अनुभव करना चाहती थी। और इसी अनुभव की वजह से उस महिला को उस खंबे के एक सिरे को बांध दिया जाता है। तभी फ्रांस के सैन्य अधिकारी में से एक सैनिक होता है जो अपने हाथों को हवा में लहराता है। उसी दरमियान ये महिला उन 12 सैनिकों को फ्लाइंग किस देती है और किस देते ही मानो कि उस सैनिकों को आदेश मिल जाता है और फिर तड़ातड़ एक के बाद एक 12 गोलियां उस महिला के सीने में दाग दिया जाता है। जैसे ही उसके सीने में ये गोलियां दगती हैं, उसका सर नीचे की तरफ लुढ़क जाता है और उसी में से एक सैन्य अधिकारी निकल कर जाता है जो उस महिला को काफी करीब से देखता है और उसके बाद उसके सिर में एक गोली मार देती है। फिर मेडिकल टीम उस पूरी डेड बॉडी की जांच करती है और मृत्यु घोषित कर दी जाती है। फिर क्या था, फिर इस महिला के डेड बॉडी को पेरिस मेडिकल कॉलेज में ले जाकर रखा जाता है कि शायद इस महिला का कोई जान पहचान वाला होगा जो इस डेड बॉडी को लेकर जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, इसके कोई जान पहचान वाले शख्स ने इस महिला की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक, इतनी खतरनाक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक महिला की वजह से 50,000 लोगों की हत्या हो जाए, जिस थोड़ा सुन के भी अजीब लगता है कि ये आरोप है या फिर उस महिला ने सही में कुछ इस तरीके का किया हुआ था कारनामा। तो क्या है इस महिला की पूरी कहानी, आइए हम डिटेल से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, एक लड़की का जन्म 1876 में नीदरलैंड में होता है जिसका नाम मार्गरेट टेस्ला रखा जाता है और इसकी माँ इंडोनेशिया से होती है और उसके पिता नीदरलैंड से होते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बॉन्डिंग में माता पिता रहते हैं, जिसकी वजह से एक बेटी उन्हें पैदा होती है जिसका नाम मार्गरेट टेस्ला रखा जाता है। अब मार्गरेट टेस्ला क्यों इतना चर्चे में आती हैं वो भी कहानी धीरे धीरे हम सुनेंगे, लेकिन मार्गरेट अभी मात्र 12 साल की उम्र में ही रहती हैं, तभी उनकी माँ की मौत हो जाती है, पिता का बिजनेस भी ठप हो जाता है और आखिरकार
मार्गरेट की खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि महज 17 साल होते होते उन्हें नीदरलैंड के एक सैन्य शाही राजघराने के सेनाधिकारी ने देख लिया और उसने इसे प्रपोज कर दिया और उसके बाद जबरदस्ती इस लड़की से शादी कर लिया। लेकिन शादी करने के बाद चूंकि वो एक अय्याश किस्म का आदमी था तो वो इनको खुश नहीं रख पाता था। उधर मार्गरेट का पूरी तरीके से जो ध्यान था वो इस पर था कि किस तरीके से दुनिया घूमा जाए और दुनिया में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं उसे देखा जाए। उनका पूरा फोकस यहीं पर था। लेकिन इस शख्स जो सैन्य अधिकारी था वो मार्गरेट से उम्र में तकरीबन 2 गुना बड़ा था और उसके बाद उसने इससे शादी भी की। आखिरकार मार्गरेट को 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और बेटी। लेकिन उसी ही घर की एक नौकरानी ने बेटे और बेटी दोनों को न जाने किन कारणों बस जहर दे दिया, जिसकी वजह से बेटे की तो मौत हो जाती है लेकिन किसी तरीके से बेटी को बचा लिया जाता है। आखिरकार आए दिन जो सैन्य अधिकारी होता है जिससे मार्गरेट की शादी हुई रहती है वो जुल्म सितम का सिलसिला शुरू करता है और जुल्म सितम कुछ इस कदर होता है कि जिसे मार्गरेट सह नहीं पाती और 1901 आते आते वो अपने पति को डिवोर्स दे देती है और फिर नीदरलैंड से निकलकर वो फ्रांस पहुंच जाती है और फ्रांस की दिल कहे जाने वाली राजधानी यानी पेरिस में जाकर वो रहने लगती है। अब जब पेरिस में आती, क्योंकि मार्गरेट ने काफी सारी डांसेस सीख रखी थी, इंडियन डांसेस और तरीके के देशों के डांसेस सीख रखी थी और वो जब पेरिस पहुंचती हैं तो वहां के पेपरों में निकले इश्तिहार को पढ़ती हैं और कई जगहों पर ऑडिशन देने भी जाती हैं। जैसे ही वो ऑडिशन देने जाती हैं तो कुछ जगहों पर उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद तो पेरिस के एक प्रोग्राम में पहुंचती हैं और अपने डांस से न सिर्फ पेरिस बल्कि पूरे पेरिस के लोगों सहित आसपास के यूरोपीय कंट्री के लोगों में भी वो चर्चा का विषय बन जाती है। और वो चर्चा का विषय ये रहता है क्योंकि उनके डांस करने की फुर्ती के साथ साथ उनके कपड़े उतारने के तौर तरीके, शायद विश्व इतिहास में पहली बार किसी महिला ने इस तरीके का डांस किया कि डांस करते करते अपने बदन के पूरे कपड़ों को ही उतार दिया और जिसे देखने के लिए फ्रांस के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल होते चले जाते हैं। और ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर होता चला जाता है कि देखते ही देखते जो मार्गरेट होती हैं उनका नाम बदलकर माता हारी रख दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि चमकता हुआ सूर्य जो दिन में चमकता रहे। और ठीक इसी चमकते हुए सूर्य के साथ उन माता हारी का डांस भी पॉपुलर होता चला जाता है। लेकिन अचानक से इस देश में सब कुछ बदल जाता है, यानी पेरिस में अचानक से जर्मनी ने हमला कर दिया। जब तक पेरिस कुछ सोच समझ पाता कि आखिर ऐसा हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाता और हमला होते चला जाता। इस पर उस समय चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी नहीं, तो पेरिस की तरह ही पेरिस के सैन्य अधिकारी, राजनीतिक लोगों ने सोचा कि वहाँ पर एक ऐसा देश बनाया जाए, एक ऐसा जगह बनाया जाए जो देखने में पेरिस की तरह ही हो लेकिन वो ओरिजिनल पेरिस ना हो और पेरिस को सुरक्षित बचाए। लेकिन तभी सैन्य अधिकारियों की नज़र माता हारी के ऊपर पड़ती है। वो देखते हैं कि बला की खूबसूरत है, ये कितनी सुंदर है और ये फ्रांस के अलावा जर्मनी के भी लोगों के संपर्क में रहती है, वहाँ भी नाचने जाती है, वहाँ भी अपने प्रोग्राम में जाती है, तो क्यों ना इसे अपना एजेंट बना लिया जाए। और उसके बाद माता हारी को पहले फ्रांसीसियों ने एजेंट बनाया और वहाँ की खबरें यहाँ पर लेते रहे, बदले में उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम भी दी जाती थी, ऐसा कहा जाता है। और ठीक यही पैटर्न जर्मनी के लोगों ने भी फ्रांस की खुफिया जानकारी लेने के लिए माता हारी के ऊपर भरोसा करके बताया। लेकिन ऐसा सिर्फ कहा ही जाता है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या माता हारी एजेंट थी या सिर्फ और सिर्फ एक नर्तकिया थी। और दोनों देश के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सैन्य के लोग, अधिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग माता हारी का डांस देखा करते थे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब माता हारी नीचे से कपड़े उतारती थी तो इसका मतलब फ्रांस को साफ साफ संदेश था कि जर्मनी फ्रांस के ऊपर जमीनी हमला करेगा। लेकिन जब माता हारी ऊपर से कपड़े उतारती थी तो इसका मतलब ये होता था कि फ्रांस के ऊपर जर्मनी
हवाई हमला करेगा। और ये शायद कपड़े उतारने का उनके तौर तरीका था या जासूसी कर संदेश देने की एक कला थी, ये क्या था मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इसी तरीके से ये कुछ बातें आगे बढ़ती चली गईं। लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांस को बताया कि माता हारी नाम की जो नृत्यिका है, ये तुम्हारी भी खबर फ्रांस से जर्मनी को दे रही है और जर्मनी की खबर फ्रांस को दे रही है। और इसी तर्ज पर फ्रांस के तकरीबन 50,000 सैनिक मारे गए और फ्रांस के अधिकारी इसमें नाकाम रहे। फ्रांस को कोई पुख्ता वजह नहीं मिल रही थी जिससे वो अपनी नाकामी को छुपाए, और इसी वजह से उन्होंने एक प्लान किया। और वो प्लान ये था कि माता हारी को ही उन लोगों ने अपने एक हार की नाकामी छुपाने के लिए जिम्मेदार मान लिया। माता हारी को एजेंट घोषित कर दिया और फरवरी 1917 में पेरिस के एक होटल से माता हारी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उन्हें ले जाकर पेरिस के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद तकरीबन 5 महीनों की केस चलने के बाद माना ऐसा भी जाता है कि उस केस में माता हारी को अपने एविडेंस तक रखने के मौके नहीं दिए गए। माता हारी का अकाउंट डिटेल जर्मनी के किसी व्यक्ति को भेजा गया था, किसी सैन्य अधिकारी को दिया गया था, लेकिन पुख्ता साक्ष्य आज भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में माता हारी ने जासूसी की थी या नहीं की थी इसका किसी के पास नहीं है। बावजूद उसके दोषी करार देते हुए 50,000 सैनिकों की मरने के गुनाहगार मान लिया गया कि माता हारी ने जासूसी की और सारी जानकारी दी, जिसकी वजह से फ्रांस के 50,000 सैनिक मार दिए गए। जिसके बाद उन्हें 15 अक्टूबर 1917 को बीच सड़क में खड़े करके एक खंभे से बांध करके गोलियों से भून दिया गया। लेकिन कुछ भी हो, माता हारी नृत्य इतिहास के जगत में हमेशा इतिहास में छाई रहेंगी और उनका नाम हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि बला की खूबसूरत माता हारी का आज तक कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट बना ही नहीं। तो ये थी दोस्तों देश विदेश की कुछ अतरंगी कहानियां। यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि एक बेहद होनहार नृत्यिका जो 41 साल की उम्र में जिसे 12 गोलियां मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, और एक देश ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस नृत्यिका को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। तो आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी दोस्तों हम यहीं समाप्त करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।